न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, मैं शिबा शेख और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। अब नजर डालते हैं शाम की खबरों पर। पेश है हेडलाइंस। एक टीम के रूप में हम अच्छा नहीं खेले, कप्तान रहाणे ने बताया प्लेऑफ के दौर से क्यों बाहर हुई KKR। ऐश्वर्या ने एक पल भी नहीं छोड़ा बेटी का हाथ तो आई निशाने पर। मणिपुर में 1 लाख से ज्यादा पौधे लगा चुके हैं अनीस अहमद। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। एक टीम के रूप में हम अच्छा नहीं खेले, कप्तान रहाणे ने बताया प्लेऑफ की दौड़ से क्यों बाहर हुई KKR। कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने IPL में रविवार को सनराइज हैदराबाद के खिलाफ बड़ी हार के साथ अपने अभियान का अंत करने के बाद कहा कि उनकी गत चैंपियन टीम मौजूदा सत्र में एक इकाई के रूप में अच्छा खेलने में नाकाम रही। प्लेऑफ की दौड़ से पहले ही बाहर हो चुकी इन दो टीम के बीच हुए मुकाबलों को 110 रन से जीतकर गत उपविजेता सनराइज की टीम 14 मैच में 13 अंक के साथ छठे स्थान पर पहुंच गई। कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम 14 मैच में से 12 अंक के साथ 8वें स्थान पर है। रहाणे ने मैच के बाद कहा, मुझे लगता है कि मौजूदा सत्र हमारे लिए उतार चढ़ाव भरा रहा। हमारे पास मौके थे और मैंने पहले भी कहा था कि उन मुकाबलों के दौरान एक इकाई के रूप में हम अच्छा नहीं खेले। ये प्रारूप ऐसा ही है। आप जानते हैं, यदि आप करीबी मैच जीतते हैं तो वे अंत पैदा करते हैं। नाइट राइडर्स के कप्तान ने कहा, एक कप्तान के रूप में मैंने जो देखा, मैंने जो महसूस किया, तैयारी के लिहाज से सभी ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया। जब आप चैंपियनशिप जीतते हैं तो ये आसान नहीं होता। अगले सत्र में खिताब का बचाव करना ये इतना आसान नहीं है। सभी टीमों की तैयारी काफ़ी अच्छी रही। सभी टीमें बेहद शानदार है। एक टीम के रूप में हमने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया। मैं यही कह सकता हूं कि हम अगले साल और मजबूत होकर वापस आएंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ऐश्वर्या ने एक पल भी नहीं छोड़ा बेटी का हाथ तो आई निशाने पर। ऐश्वर्या ने एक पल भी नहीं छोड़ा बेटी का हाथ तो आई निशाने पर। ऐश्वर्या राय ने हाल ही में कांस फिल्म फेस्टिवल में अपना जलवा बिखेरा, जहां उनके लुक्स फैन का दिल जीत गए। तो अब उनकी बेटी आराध्या के साथ सामने आया वीडियो लोगों के निशानों पर आ गया है, जहां वे रेड कारपेट पर जाने से पहले कॉरिडोर में अपनी लाडली के साथ नजर आ रही है। 13 मई से 24 मई तक कांस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन हुआ, जिसमें हर साल की तरह ऐश्वर्या राय भी रेड कारपेट पर अपना जलवा बिखेरती नजर आई। लेकिन इस बार न ही उनका फ्रांस से जाते हुए एयरपोर्ट से वीडियो सामने आया और न ही आराध्या की उनके साथ कांस में झलक दिखी। लेकिन अब मां बेटी का एक वीडियो लोगों का ध्यान खींच रहा है, जहां दोनों काले कपड़ों में दिखी। लेकिन आराध्या के लिए ऐश का प्यार लोगों के निशानों पर आ गया। दरअसल फैशन डिजाइनर गौरव गुप्ता ने कांस में ऐश्वर्या संग BTS वीडियो और फोटो शेयर किए हैं, जिसमें वे होटल के कॉरिडोर में गौरव और अपनी बेटी के साथ नजर आ रही है, जहां ऐश का अपनी बेटी को बेबी कहकर किस करना और पूरे वक्त हाथ थामे रखना लोगों को अटपटा लगा और उन्होंने जमकर ताने मारे। यही नहीं, मां बेटी के ड्रेसिंग सेंस को भी घटिया बता दिया। ऐश्वर्या ने एक पल भी नहीं छोड़ा बेटी का हाथ तो आई निशाने पर। ऐश्वर्या राय ने हाल ही में कांस फिल्म फेस्टिवल में अपना जलवा बिखेरा, जहां उनके लुक्स फैन का दिल जीत गए। तो अब उनकी बेटी आराध्या के साथ सामने आया वीडियो लोगों के निशानों पर आ गया है, जहां वे रेड कारपेट पर जाने से पहले कॉरिडोर में अपनी लाडली के साथ नजर आ रही है। 13 मई से 24 मई तक कांस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन हुआ, जिसमें हर साल की तरह ऐश्वर्या राय भी रेड कारपेट पर अपना जलवा बिखेरती नजर आई। लेकिन इस बार न ही उनका फ्रांस से जाते हुए एयरपोर्ट से वीडियो सामने आया और न ही आराध्या की उनके साथ कांस में झलक दिखी। लेकिन अब मां बेटी का एक वीडियो लोगों का ध्यान खींच रहा है, जहां दोनों काले कपड़ों में दिखी। लेकिन आराध्या के लिए ऐश का प्यार लोगों के निशानों पर आ गया। दरअसल फैशन डिजाइनर गौरव गुप्ता ने कांस में ऐश्वर्या संग BTS वीडियो और फोटो शेयर किए हैं, जिसमें वे होटल के कॉरिडोर में गौरव और अपनी बेटी के साथ नजर आ रही है, जहां ऐश का अपनी बेटी को बेबी कहकर किस करना और पूरे वक्त हाथ थामे रखना लोगों को अटपटा लगा और उन्होंने जमकर ताने मारे। यही नहीं, मां बेटी के ड्रेसिंग सेंस को भी घटिया बता दिया।
अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मणिपुर में 1 लाख से ज्यादा पौधे लगा चुके हैं अनीस अहमद। लोगों को भी पर्यावरण के लिए प्रतीक कर रहे हैं जागरूक। मणिपुर के बुआलंज हिल्स के एक एनवायरमेंटलिस्ट अनीस अहमद पिछले 3 दशक से बिना किसी स्वार्थ के पर्यावरण का पोषण करते हुए आ रहे हैं। वे मणिपुर के प्राकृतिक मूल्य संरक्षण के रूप में अपनी पहचान बना रहे हैं। अनीस को बचपन से ही पर्यावरण से गहरा प्रेम है और अपने इस प्रेम के चलते उन्होंने अकेले ही 1 लाख से ज्यादा पेड़ लगाए हैं और मणिपुर के समुदायों को 40,000 से अधिक पौधे बांट चुके हैं। अनीस ने इन सभी कामों को बिल्कुल मुफ्त में किया। ग्रीन हाउस या पानी के टैंक जैसे किसी भी औपचारिक समर्थन या बुनियादी ढांचों के बिना वे घर से ही अपनी नर्सरी चला रहे हैं। पारंपरिक और पर्यावरण के अनुकूल तरीकों का उपयोग करके बीज एकत्र करते हैं और पौधों का पोषण करते हैं। अपनी इस जर्नी के बारे में बात करते हुए अनीस ने कहा, पर्यावरण के लिए काम करते हुए मुझे लगभग 30 साल हो गए हैं। इस बीज इकट्ठा करने से लेकर उनका पौधा बनाना, लोगों को जागरूक करना, पौधा लगना और वनों को वापस से घना बनाने के लिए मैंने सीड बॉल्स का इस्तेमाल किया। उन्होंने दूर की पहाड़ियों से लेकर शहरी क्षेत्रों तक पौधे लगाए हैं। Meet Anish Ahmed, a silent guardian of the environment from Bualganj Hills of Manipur, whose passion for conservation has been growing for nearly 30 years. Inspired by a love for nature since childhood, he has single-handedly planted over 100,000 trees and shared more than 40,000 saplings with others, all at no cost. Anish's journey is a testament to how one person's dedication can nurture a greener tomorrow. In the journey of my life, it was nearly 30 years of environmental work, voluntary service, from collecting seeds to making saplings and raising awareness by planting trees and making some other easy methods to regenerate the forest, like making seed bowls for regeneration of forest. So, and there are so many other ways. There are multiple ways of approach to achieve the carbon-free India. I mean, to achieve this environmental regeneration policies. Anish runs a nursery at home, collecting seeds and nurturing saplings at his own expense, without a greenhouse or water tank. His spirits remain unshaken. From hilltops to schools, parks and roadsides, he spreads greenery wherever he can. Anish also teaches children and villagers how to plant trees and raise awareness about the dangers of deforestation. In the beginning, in the initial stage, I have planted mostly in the community area, like roadside plantation, in the crematorium area, in the school campus, and so many other parts of Manipur. And apart from that, I work in the very remote areas of the hilly regions of Manipur, and the people who stay there in the very remote area, they have well acknowledged and they work together with me. I have planted thousands of trees together. Manipur's rich ecology, with its lush forests, diverse wildlife and unique landscapes, is a true ecological gem of Northeast India. Inspired by the vision of a green earth for a better tomorrow, Anish Ahmed has dedicated nearly 30 years to environmental conservation. Through his unwavering passion and solo efforts, he has proven that environmental stewardship is not just a duty, but a way of life, one that can inspire meaningful change. आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बॉलीवुड में काम करने पर अजय देवगन से बोले जैकी चैन, आप फाइट करो मैं डांस करूंगा।
जैकी चैन ने एक वायरल वीडियो में बॉलीवुड में काम करने पर अपनी बात रखी। वे बॉलीवुड की फिल्म में फाइटर नहीं बल्कि डांस करना चाहते हैं। जैकी चैन दुनिया भर में अपने स्टंट्स के लिए मशहूर है, लेकिन हाल ही में उन्होंने अपने नए बयान से लोगों को हैरान कर दिया है। जैकी चैन ने कहा है कि जब उन्हें मौका दिया गया तो वे एक्शन के बजाय डांस करना पसंद करेंगे। हाल ही में जैकी चैन और अजय देवगन ने एक साथ बातचीत की। इस बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में अजय देवगन ने कहा कि मैं जैकी चैन का बहुत बड़ा फैन हूं। इसके बाद जैकी चैन ने कहा, मुझे भारत बुलाओ, मैं आऊंगा। इस पर अजय देवगन कहते हैं कि मैं जैकी चैन के साथ काम करना पसंद करूंगा। इस पर जैकी चैन अजय देवगन से कहते हैं, तुम लड़ो, मैं डांस करूंगा। उन्होंने ये बात इस तरफ इशारा करते हुए कही कि वे एक और बॉलीवुड फिल्म में अभिनय करना चाहते हैं। इस बार वे फिल्म में एक्शन के बजाय डांस करना चाहते हैं। जैकी चैन ने एक वायरल वीडियो में बॉलीवुड में काम करने पर अपनी बात रखी। वे बॉलीवुड की फिल्म में फाइटर नहीं बल्कि डांस करना चाहते हैं। जैकी चैन दुनिया भर में अपने स्टंट्स के लिए मशहूर है, लेकिन हाल ही में उन्होंने अपने नए बयान से लोगों को हैरान कर दिया है। जैकी चैन ने कहा है कि जब उन्हें मौका दिया गया तो वे एक्शन के बजाय डांस करना पसंद करेंगे। हाल ही में जैकी चैन और अजय देवगन ने एक साथ बातचीत की। इस बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में अजय देवगन ने कहा कि मैं जैकी चैन का बहुत बड़ा फैन हूं। इसके बाद जैकी चैन ने कहा, मुझे भारत बुलाओ, मैं आऊंगा। इस पर अजय देवगन कहते हैं कि मैं जैकी चैन के साथ काम करना पसंद करूंगा। इस पर जैकी चैन अजय देवगन से कहते हैं, तुम लड़ो, मैं डांस करूंगा। उन्होंने ये बात इस तरफ इशारा करते हुए कही कि वे एक और बॉलीवुड फिल्म में अभिनय करना चाहते हैं। इस बार वे फिल्म में एक्शन के बजाय डांस करना चाहते हैं। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दूसरी बार प्रेग्नेंट है आलिया भट्ट। कांस की फोटो देख फैंस लगा रहे अंदाजा। आलिया भट्ट की कांस की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। उनके शानदार लुक को काफी पसंद किया जा रहा है। कांस फिल्म फेस्टिवल के रेड कारपेट पर आलिया भट्ट ने डेब्यू किया है और वे अपने शानदार लुक से दर्शकों और अपने प्रशंसकों का दिल जीतती हुई नजर आ रही है। आलिया भट्ट हाल ही में नेवी ब्लू सिमरी बॉडीकॉन में नजर आई। उनके इस लुक को देखकर यूजर्स ने सोशल मीडिया पर अंदाजा लगाया कि वे दोबारा प्रेग्नेंट है, वे दोबारा मां बनने वाली है। यूजर्स को उन तस्वीरों में उनका बेबी बम्प नजर आ रहा है। फैंस भले ही आलिया भट्ट को लेकर प्रेग्नेंट होने का अंदाजा लगा रहे हैं, लेकिन आलिया भट्ट प्रेग्नेंट नहीं है, क्योंकि ऐसी कोई भी जानकारी उनके हवाले से अब तक नहीं दी गई है। ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स का आलिया भट्ट के प्रेग्नेंट होने का दावा अफवाह से बढ़कर और कुछ नहीं है। आलिया भट्ट इस समय अपनी फिल्म की शूटिंग में व्यस्त चल रही है। आने वाले दिनों में वे एक्शन थ्रिल अल्फा और लव एंड वॉर नाम की फिल्मों में नजर आने वाली है। कांस की फोटो देख फैंस लगा रहे अंदाजा। आलिया भट्ट की कांस की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। उनके शानदार लुक को काफी पसंद किया जा रहा है। कांस फिल्म फेस्टिवल के रेड कारपेट पर आलिया भट्ट ने डेब्यू किया है और वे अपने शानदार लुक से दर्शकों और अपने प्रशंसकों का दिल जीतती हुई नजर आ रही है। आलिया भट्ट हाल ही में नेवी ब्लू सिमरी बॉडीकॉन में नजर आई। उनके इस लुक को देखकर यूजर्स ने सोशल मीडिया पर अंदाजा लगाया कि वे दोबारा प्रेग्नेंट है, वे दोबारा मां बनने वाली है। यूजर्स को उन तस्वीरों में उनका बेबी बम्प नजर आ रहा है। फैंस भले ही आलिया भट्ट को लेकर प्रेग्नेंट होने का अंदाजा लगा रहे हैं, लेकिन आलिया भट्ट प्रेग्नेंट नहीं है, क्योंकि ऐसी कोई भी जानकारी उनके हवाले से अब तक नहीं दी गई है। ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स का आलिया भट्ट के प्रेग्नेंट होने का दावा अफवाह से बढ़कर और कुछ नहीं है। आलिया भट्ट इस समय अपनी फिल्म की शूटिंग में व्यस्त चल रही है। आने वाले दिनों में वे एक्शन थ्रिल अल्फा और लव एंड वॉर नाम की फिल्मों में नजर आने वाली है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अमृतसर बाईपास के पास धमाका, एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ।
पंजाब के अमृतसर बाईपास के पास एक धमाके की खबर आई है। जानकारी के अनुसार इस धमाके में एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। धमाके की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और मामले की जांच शुरू कर दी गई। सूत्रों के पास से पता चला है कि जो बम रखने आया था उसी के हाथ में ये बम फट गया। घायल व्यक्ति को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस के अनुसार मामले की जांच की जा रही है। अभी धमाके की असली वजह साफ नहीं है। पंजाब के अमृतसर बाईपास के पास एक धमाके की खबर आई है। जानकारी के अनुसार इस धमाके में एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। धमाके की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और मामले की जांच शुरू कर दी गई। सूत्रों के पास से पता चला है कि जो बम रखने आया था उसी के हाथ में ये बम फट गया। घायल व्यक्ति को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस के अनुसार मामले की जांच की जा रही है। अभी धमाके की असली वजह साफ नहीं है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पंचकुला में 7 लोगों की आत्महत्या का क्या है देहरादून कनेक्शन, जानिए पड़ोसन ने क्या कहा। पंचकुला में एक ही परिवार के 7 सदस्यों की आत्महत्या मामले से सनसनी फैल गई है। अब तक सामने आई जानकारी के मुताबिक ये परिवार देहरादून में रहता था। इसके आधार पर कार्ड पर देहरादून का पता था। जिस गाड़ी में इन लोगों ने आत्महत्या की वे गाड़ी भी देहरादून के नंबर पर रजिस्टर है। हाल ही में गाड़ी के मालिक का नाम गंभीर सिंह नेगी बताया जा रहा है। इसके अलावा एक अन्य जानकारी भी सामने आई है। कहा जा रहा है कि मित्तल परिवार 3 साल पहले देहरादून के कोलागढ़ में रहता था, लेकिन उसके बाद ये परिवार दूसरी जगह किराए पर रहने लग गया। पंचकुला पुलिस के मुताबिक कर्जे में डूबने के कारण पूरे परिवार ने आत्महत्या कर ली थी, लेकिन अब तक कोई ठोस वजह सामने नहीं आई है और ना ही उनके परिजन अब तक सामने आए हैं। मित्तल परिवार के पड़ोस में रहने वाली राजकुमारी नौटियाल ने बताया कि ये परिवार हरियाणा से आया था। शायद उनको पैसे की दिक्कत थी, यही वजह थी कि वे यहाँ से मकान छोड़कर दूसरी जगह रहने लग गए थे। राजकुमारी के अनुसार मित्तल परिवार ने कभी अपने परिवार की कोई बात नहीं बताई थी। उन्होंने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। मरने वालों में 2 दंपत्ति, 3 मासूम बच्चे और परिवार के बुजुर्ग सदस्य शामिल हैं। इस हृदय विदारक घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। पुलिस के मुताबिक सोमवार रात करीब 11 बजे 112 पर सूचना मिली कि मकान नंबर 1204 के बाहर खड़ी एक कार में कुछ लोग आत्महत्या कर रहे हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने गाड़ी में सवार 6 लोगों को सेक्टर 26 के निजी अस्पताल में भर्ती कराया। घर से बाहर एक और व्यक्ति तड़पते हुए निकला। पुलिस टीम उसको उपचार के लिए सेक्टर 6 स्थित नागरिक अस्पताल में ले गई। मृतकों की पहचान प्रवीण मित्तल और उसके पिता देशराज मित्तल और उनके परिवार के सदस्यों के रूप में हुई है। सूचना मिलने के बाद डीसीपी हिमाद्री कौशिक समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच में जुट गए हैं कि आखिर पूरा मामला है क्या। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के शुरुआती जांच में जो कुछ जानकारी निकल। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जाति जनगणना पर सरकार के फैसले से राहुल गांधी को सबसे ज्यादा तकलीफ। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि जाति जनगणना पर सरकार के फैसले के बाद सबसे अधिक तकलीफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी को हो रही है। उनसे पूछा गया कि क्या मोदी सरकार ने जाति जनगणना पर सरकार के फैसले से राहुल गांधी को सबसे ज्यादा तकलीफ। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि जाति जनगणना पर सरकार के फैसले के बाद सबसे अधिक तकलीफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी को हो रही है। उनसे पूछा गया था कि क्या मोदी सरकार ने जाति जनगणना कराने का फैसला लेकर अपने विरोधियों को चुप करा दिया है। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, कुछ लोगों के लिए घटियाली आंसू बहाना उनकी एक राजनीतिक चतुराई है। उनकी अज्ञानता और अहंकार से ये पता चलता है कि मैं सीधा सीधा कहता हूँ कि जाति जनगणना पर सरकार के फैसले से राहुल गांधी को सबसे ज्यादा तकलीफ। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि जाति जनगणना पर सरकार के फैसले के बाद सबसे अधिक तकलीफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी को हो रही है। उनसे पूछा गया था कि क्या मोदी सरकार ने जाति जनगणना कराने का फैसले को लेकर अपने विरोधियों को चुप करा दिया है। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, कुछ लोगों के लिए घटियाली आंसू बहाना उनकी एक राजनीतिक चतुराई है। उनकी अज्ञानता और अहंकार से ये पता चलता है कि मैं सीधा सीधा कहना चाहता हूँ कि जाति जनगणना के फैसले से राहुल गांधी को सबसे ज्यादा तकलीफ हुई है। इस देश के पब्लिक डोमेन और सार्वजनिक मासन के विषय में बहुत स्पष्टता के साथ ये बात कही गई है कि सामाजिक न्याय के खिलाफ अगर कोई खानदान सबसे ज्यादा मूर्खता के साथ खड़ा रहा है तो वे गांधी परिवार है। उन्होंने कहा, चाहे बाबा साहेब आम्बेडकर को चुनाव में हराने की बात हो, संविधान सभा में
प्राइवेट एक्शन का विरोध करना हो, मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखना हो, काका कालेकर कमिश्नर की रिपोर्ट को लंबे समय तक सार्वजनिक न करना हो, मंडल कमिश्नर आयोग की रिपोर्ट को सार्वजनिक न करना हो या मंडल कमीशन आयोग की रिपोर्ट पारित करते हुए जो डिबेट हुई उसका सबसे ज्यादा विरोध करना हो। उन्होंने कहा कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट पर संसद में हुई डिबेट में इसका सबसे ज्यादा विरोध राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी ने ही किया था। कास्ट सेंसस को लेकर जो तमाम आवाज़, तमाम विरोध उठ रहे थे, अब सब चुप हो चुके हैं, विरोधियों को चुप करा दिया आप लोगों ने। देखिए, कुछ लोगों को घड़ियाली आंसू बहाना उनकी एक राजनीतिक चतुराई है। उनकी दंभ और उनकी अज्ञानता की अहंकार उनकी वक्तव्य से पता चलता है। मैं सीधा सीधा बात कहता हूं, जिन्होंने कौन विरोध कर रहा था, किसको सबसे ज्यादा कष्ट हुई? राहुल गांधी जी को ज्यादा कष्ट हुई। इस देश की पब्लिक डोमेन में, सार्वजनिक मानस में ये विषय बहुत स्पष्टता के साथ है। सामाजिक न्याय के खिलाफ सबसे कोई खानदान सबसे ज्यादा मुखरता के साथ खड़ा रहा, वो है गांधी परिवार। बाबा साहेब आम्बेडकर को चुनाव में हराने की बात हो, संविधान सभा में प्रोएक्टिव और अफर्मेटिव एक्शन को विरोध करना हो, मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखना हो, काका कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट को लंबे समय तक सार्वजनिक ना करना हो, मंडल कमीशन की आयोग की रिपोर्ट को सार्वजनिक ना करना हो, या मंडल कमीशन आयोग का रिपोर्ट पारित करते हुए लोकसभा में डिबेट हुआ, सबसे ज्यादा कोई मुखर विरोध किया था तो राहुल गांधी जी की पिता स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने किया था। ये सामंतवादी लोगों को क्या लगता है कि हम ही देश है, ये भ्रम उनकी अभी लोगों ने तोड़ रहे। उस तंद्रा को लोगों ने बार बार चुनाव में हरा के उनकी तंद्रा को तोड़ रहे हैं। फिर भी सामंतवादी मनोवृत्ति अचानक नहीं जाता है। जो मानते हैं कि देश मेरे जागीर है, हमारी खानदान की संपत्ति है, इनको लोग देश की प्रजातंत्र जब बेनकाब करता है, उनको थोड़ा थोड़ा एक कष्ट होता है। वो पीड़ा के पीरियड में अनाप शनाप अनर्गल बात करते हैं। दूसरा सवाल, आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पहलगाम हमले पर संजय राउत का बड़ा बयान। पहलगाम हमले पर संजय राउत का बड़ा बयान। पहलगाम हमले का बदला लेने के लिए भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। पाकिस्तान और पीओके में सेना ने 13 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया था। इस बीच शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर तब तक पूरा नहीं होगा जब तक उन 6 आतंकियों का खात्मा नहीं होगा। माताएं बहनों का सिंदूर खत्म कर दिया, जो दहशत थे उनका क्या हुआ? क्या ये सवाल हमेशा रहेगा? आपने पहले युद्ध किया, फिर सीज फायर किया, फिर ट्रम्प आए, अपने 50 से 60 लोगों को विदेश यात्रा पर भेज दिया, लेकिन मुख्य प्रश्न ये है कि वे 6 आतंकी कहाँ हैं? उन्होंने आगे कहा, इसको लेकर अगर देश के गृह मंत्री अमित शाह ने अवगत कराया तो हम आभारी रहेंगे। ऑपरेशन सिंदूर तब तक पूरा नहीं होगा जब तक उन 6 आतंकियों का खात्मा नहीं होगा। वे नहीं हो रहा है, 1 महीना हो गया, न पुलवामा के आतंकी का खात्मा हुआ, पता नहीं वे कौन थे, कहाँ गए। पहलगाम में भी यही हो रहा है, केवल लंबा लंबा भाषण चल रहा है। देखिए, मैंने कहा पहले, ऑपरेशन सिंदूर ये एक फेलियर ऑपरेशन है सबसे पहले, लेकिन इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन हम अपोजिशन वाले उसके ऊपर ज्यादा बात नहीं करना चाहते। दूसरी बात यह है कि ऑपरेशन सिंदूर करने की जरूरत क्यों पड़ी है? इसलिए कि पहलगांव में 26 हमारी माता भगिनी का सिंदूर उजाड़ दिया आतंकवादियों ने। उसके लिए जिम्मेदार देश के गृह मंत्री अमित शाह है, और उसका प्रायश्चित लेने के लिए अमित शाह जी ने अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। ये मैं बार बार कहता हूँ। नहीं तो प्रधानमंत्री जी ने कर्तव्य पालन में चूक हो गई, इसके लिए अमित शाह का इस्तीफा लेना चाहिए, उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त करना चाहिए। और ये अमित शाह कल आकर हमको ज्ञान दे रहा है मुंबई में। आप जिम्मेदार हो। ऑपरेशन सिंदूर ने ये सिंदूर जो उजाड़ दिया हमारे महिलाओं का, कहाँ है वो आतंकवादी? क्या आपने गुजरात में छुपाया है? क्या दाहोद में छुपाया है? कल मोदी जी दाहोद में थे ना। जिस दाहोद में औरंगजेब का जन्म हुआ है,
गुजरात में, वहां से कल बड़ी बड़ी गर्जना कर रहे थे ये लोग, लेकिन जिम्मेदार आप है। आपकी वजह से ये हमारे महिलाओं का, माताओं का, बहनों का सिंदूर उजाड़ दिया, तो आप प्रायश्चित लेकर इस्तीफा दीजिए। लेकिन आप कल कहा थे, जिसको आपने इस देश का सबसे भ्रष्ट व्यक्ति कहा, डिफेंस में घोटाला किया, ऐसा कहा, जिसके ऊपर आपने व्हाइट पेपर निकाला, वो अशोक चव्हाण के घर में आप क्या खा रहे थे? अमरस पूरी और ढोकला, ये आपका कल का मेनू था। 1 घंटे तक आप खा रहे थे वहां। यहाँ मुंबई डूब रही है, वहाँ हमारे माताओं के घर का जो सिंदूर जिसका उजाड़ा, वो घर में आक्रोश चल रहा है, और आप बैठे खाते हो, पीते हो, हाँ, राजनीति करते हो। ये आपकी असंवेदनशीलता है। तो ये ज्ञान देना बंद कर दीजिए। अगर बाला साहब होते तो बाला साहब को पश्चाताप। अब वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखते रहिए शाम की खबरें। MNS न्यूजला पुढील वाटचालीस खूप खूप शुभेच्छा। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।